आप देखो, दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एग्जाम का लेवल, हम किस लेवल के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम किस लेवल के एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला एक जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि उस एग्जाम का नीड क्या है, क्या स्टैंडर्ड है एग्जाम का। अब हम आईआईटी के सवाल बैठ के लगाएं, सीयूटी का लेवल ही वो नहीं है, तो क्या ये कहीं से बेनिफिशियल है? नहीं है। और हम अगर चौथी क्लास का सवाल लगाएं या पांचवी क्लास का सवाल लगाएं और हमें सीयूटी का एग्जाम देना है, तो वो भी कहीं से स्टैंडर्ड नहीं है। तो बेसिकली हमें एग्जाम का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। पहला जो पॉइंट मुझे लगता है वो नो अबाउट द एग्जाम्स, कि आप किस एग्जाम की पेपर, किस एग्जाम का देने जा रहे हो, क्या कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, किस टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं, हर टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना है, कौन पे कम काम करके चल जाएगा काम, ठीक है। ये सारी बातों का डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, ठीक। दूसरा, इस क्लास के बाद में आपको एक फॉर्मेट ऑफ पेपर मिलेगा जो कि 60 मिनट का होगा, ठीक। उसमें आपको बस एक काम करना है, वो आपको फिजिक्स और मैथ्स का मिलेगा। उसमें आपको काम क्या करना है, उसमें आपको अपना स्टैंडर्ड जितना आपको आता है आप उससे मार्क करते चले जाओ। इससे पता चलेगा आप 12th स्टैंडर्ड में कहां पर स्टैंड कर रहे हो, और वहां से फिर हम एक बार प्रिपरेशन को वापस ऑन करेंगे। मेरी बात समझ में आई सबको? नहीं समझ आई? मेरे क्या है कि हम जब पेपर को अभी आपको एक पेपर देंगे, तो उसका बेसिक मतलब आपके मार्क्स नहीं होंगे, उनका बेसिक मतलब होगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो राइट नाउ। क्लियर है बात मेरी? सबसे पहली बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की क्या है? पहली बात कि इसमें किस स्टैंडर्ड का आता है, तो इट्स अ 12th स्टैंडर्ड। बेसिकली ये 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है। 12th स्टैंडर्ड का कहने का सेंस क्या है कि इसमें 11th की चीजें तो आती नहीं है, इस एग्जाम में 11th की चीजें तो आती नहीं है। तो आपको एक बात तो भूल जानी चाहिए कि 11th का कुछ आएगा, किसका आएगा? 12th का आएगा। तो जितना सिलेबस आपको कवर करना है वो सारा कौन सा कवर करना है? 12th का कवर करना है। जो भी सिलेबस आपको कवर करना है वो सारे के सारे किसके कवर करने हैं? 12th के कवर करने हैं, ठीक है। अगर आपको सारे के सारे पूरा का पूरा सिलेबस ही 12th का कवर करना है तो आपके फिंगर्स पे होना चाहिए अपना सिलेबस। पहली बात तो क्या प्रॉब्लम क्या है ना कि आज के टाइम पे आधे लोगों को तो सही से सिलेबस ही नहीं पता होता, इवेंचुअली आधे से ज्यादा लोगों को अच्छे से सिलेबस ही नहीं पता। जब सिलेबस ही नहीं पता तो वो पढ़ेंगे क्या? अब जैसे मैथ्स के सिलेबस में बहुत सिंपल सी बातें हैं कि जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं, रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं, ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो, आप बात करने लग जाते हो मैट्रिक्स की, आप बात करते हो मैट्रिक्स की, आप बात करते हो डिटर्मिनेंट्स की, अब आप बात करते हो कंटिन्यूटी की एंड डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक। आप बात करते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, आप बात करते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, ठीक है। आप बात करते हो इंटीग्रेशन की, आप किसकी बात करते हो? इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की। फिर आप बात करते हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। मैं आज इवेंचुअली इस क्लास का पर्पस इतना सा है, आपको ये सिखा देना है कि बॉस हमें पढ़ना क्या है यार, है ना, हमें पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ के जाएं कि एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए। बेसिक प्रोपोगेंडा क्या है? अच्छा कॉलेज पहुंचना। बेसिक प्रोपोगेंडा है अच्छा कॉलेज पहुंचना। मैं बोलता हूं कि अगर आप डीयू के एफिलिएटेड एक कॉलेज में गए
तो आपकी लाइफ सेटल है, आपकी लाइफ सेटल है ढंग का। अब ये मत बोल देना कि सर मेरे पड़ोसी के पड़ोसी तो डीयू से पढ़े हैं बट वो तो कुछ नहीं कर रहे। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, आईआईटी का पढ़ा हुआ बंदा भी बेरोजगार रह जाता है, तो एक्सेप्शन हर जगह है। आप एक्सेप्शन की बात ना करो, आप अब्दुल कलाम सर की बात करोगे तो वो भी फेल हुए हैं। तो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, वहां से आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको जो चाहिए लाइफ में। देखो यार, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो गांव में रहता है, मतलब मैं गांव को बुरा नहीं बोल रहा हूं, फर्स्टली हो मैं गांव को मैं बोल रहा हूं कि जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह आपको इंपैक्ट करता है। वहां पे बंदा क्या बात करता है, यार वो टपरी पे चाय पीने जाना है, वो ताश पत्ते खेलने हैं, वो चलो खेत देखा है, वो खेत का कोना सही नहीं है, ठीक है यार, साइकिल खरीदनी है। तभी गांव वाले बंदे को बात करते हुए देखा, मेरे को रॉल्स रॉयस खरीदनी है, सुना नहीं? कभी सुना कि नहीं मेरे को BMW वो X6 खरीदनी है, X7 खरीदना है, सुना नहीं? वो क्या बोलते हैं, मुझे बाइक खरीदनी है। कौन सी बाइक? स्प्लेंडर प्लस, ठीक है। नॉर्मली फेजल बेसिक मेरा ये नहीं है कि गांव वो एटमॉस्फेयर है। अब आप आते हो लखनऊ में, आपके साथ आप एक क्लास में बैठते हो जहां पे हर बच्चा अच्छी स्टैंडर्ड पे पढ़ रहा है, ठीक, तो वो बात करता है यार मैं आगे 4 साल बाद IIT करूंगा, मैं 4 साल बाद IIMs जाऊंगा, मैं 4 साल बाद बाहर चला जाऊंगा, मैं कैम्ब्रिज जाऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा, XYZ कहीं भी जाऊंगा। तो अब आप जब उस वाले बंदे को देखते हो जो इसकी बात करे, तो आपका ब्रेन किस लेवल पे डेवलप हो रहा है कि मेरे को BMW रॉल्स रॉयस जैसी कारें देखनी है ना? इंपैक्ट क्या कर रहा है कि अब आप घर पे जाके सर्च मारते हो कि यार BMW क्या है, रॉल्स रॉयस क्या है, सर्च मारते हो। यही इंपैक्ट होता है कॉलेज का। जब आप एक अच्छे माहौल में रह रहे हो जहां पे हर बंदा एक से बढ़कर एक नॉलेज वाला बंदा है, तो आपके उस नॉलेज का एप्रिसिएशन चलता है, फिर आप ना चाहते हुए भी वर्क अपने आप पे कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जब आप एक ऐसे माहौल में रहते हो जहां पे बंदा ही कुछ नहीं कर रहा है, तो आप कैसे कर लोगे? तो फिर आप भी नहीं करते हो। प्रॉब्लम इतनी है, हमने IITs को इतना बड़ा इसलिए नहीं बना दिया है क्योंकि IITs बहुत बड़े हैं या IITs में कुछ बहुत अलग की दुनिया का है, नहीं। IITs में वो बच्चे आते हैं जो एक से बड़े एक जीनियस हैं। तो उस कॉलेज का भाई, दूसरा भी कॉलेज ईंट पत्थर से ही बना है, IIT भी ईंट पत्थर से बना है। ऐसा तो नहीं है कि IIT के अंदर ऐसे नॉलेज से कॉलेज बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है। वहां भी बंदा ही जाता है जो सांस लेता है, जिसके अंदर खून होता है वो रेड कलर का होता है, ऐसा ही तो है। लेकिन डिफरेंस किसका है? थिंकिंग का। डिफरेंस किसका है? थिंकिंग का। IIT वाला सोचता है कि मैं 20 लाख का पैकेज निकालूंगा, मैं 25 लाख का पैकेज निकालूंगा। BBD का बंदा सोचता है कि यार पैकेज लग जाए बहुत है, वो सोचता है प्लेसमेंट हो जाए बहुत है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपका बेसिक प्रोपेगेंडा ये होना चाहिए, इंडिया के टॉप कॉलेज को मुझे क्या करना है? एम करना है। उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, ये आपका प्रोपेगेंडा होना चाहिए। और उस एग्जाम्स के लिए कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, मैं रेडी हूं उतनी मेहनत करूंगा। यहां से एग्जाम हम अगस्त खत्म कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इट्स मीन करीबन मोटा मोटा लेके चले 8 साढ़े 8 महीने आपके पास एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक। अगर यहां से भी अपने आप को क्लिक कर दिया कि नहीं अब तो मैं DU या जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें जाऊंगा, और आपने अपने आप को ये मतलब अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख दिया कि भाई DU से नीचे, मतलब मुझे इंडिया के टॉप 5 कॉलेज से नीचे तो जाना ही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर मैं DU में तो इतनी ही सीटें हैं, या BHU में तो इतनी ही सीटें हैं, या XYZ में इतनी ही सीटें हैं। भाई तुम्हें कितनी सीट चाहिए? एक से तो ज़्यादा ही सीट होगी ना कॉलेज में, एक से तो ज़्यादा ही सीट होगी ना। हमारा बेसिक प्रोपेगेंडा कितनी सीटों के लिए है? एक के लिए। तो हमारा एफर्ट कितने के लिए जाना चाहिए? एक के लिए। एक हो या 1000 हो, डजंट मैटर यार, मैटर ही नहीं करता भाई कितनी सीटें हैं। मैटर एक चीज़ करती है, वो है कि हम उस एक सीट के लिए क्या एफर्ट ले पा रहे हैं, क्या हम जो बंदा सेलेक्ट हुआ है उसके बराबर की मेहनत करके सिलेक्शन ले पा रहे हैं। और यही एक चीज़ मैटर करी। उसके लिए जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो यहाँ पे जो बातें हैं कि हम किस कॉलेज में जाएंगे, वो डिसाइड होगा कि हम कितना और कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आपके स्टैंडर्ड पे सवाल आता है ट्रिग्नो का ठीक ठाक स्टैंडर्ड, आप आईआईटी का सवाल लगा कि क्या ही कर लोगे यार, कुछ कर लोगे क्या? मुझे लगता है कि 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन मार्क करना और मुझे अच्छे कॉलेज तक पहुंचना मैटर करेगा। कॉलेज मुझे इवेंचुअली कॉलेज मुझे अपने आप इंटेलिजेंट बना देगा, कॉलेज मुझे उस माहौल में रख के अपने आप बना देगा। आप बोलते हो ना कि बीएचयू से सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बनते हैं, क्यों बनते हैं वहां से भाई, क्यों बनते हैं वहां से आईएएस पीसीएस? आईआईटी जितने भी डीयू के बच्चे हैं ज्यादातर क्यों यूपीएससी के लिए एस्पिरेंट बन जाते हैं भाई? दिन भर उस जगह पे यूपीएससी की बात हो रही है, माहौल ही वैसा है, वहां का प्रोफेसर एक्स आईएएस या आईपीएस है, विकास दिव्यकीर्ति सर एक्स आईएएस, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आईएएस हैं। तो जब मैं रहता ही दिन भर आईएएस के बीच में हूं तो मैं सोचूंगा भी तो आईएएस वाली चीजें भाई पूरा का पूरा दिल्ली बसा ही आईएएस है, राजेंद्र नगर और एक कोई नगर है, ठीक है, दोनों ही इतनी बड़ी हब हैं वहां पे आईएएस के। तो जब उस माहौल के आसपास में रहूंगा तो इंपैक्ट आएगा ना, वही इंपैक्ट आया। तो मेरा कहने का प्रोपोगेंडा ये है बॉस कि शॉर्टलिस्ट करो इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस को, मेहनत करो उन 5 कॉलेजेस के लिए, वहां एक सीट अपनी बनाओ, वहां जाओ, 3 साल 4 साल जो भी तुम्हारा बीटेक का टेन्योर हो वो खत्म करो, या बीएससी जो भी करना है तुम्हें XYZ वो खत्म करोगे, तुम मुझे कॉल करोगे आप अगले 3 4 5 साल बाद और तुम ये खुद बोलोगे कि नहीं सर आपने सही बोला था कि एग्जाम मैटर करता है, मैं मानता हूं, लेकिन उससे बड़ा नॉलेज मैटर करती है, लेकिन उससे बड़ा मैटर करता है कॉलेज का डेकोरम। कॉलेज बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन उसी कॉलेज में बैठ के कोई बहुत आगे चला जाता है और कोई कहीं नहीं जा पाता। एक छोटी सी बात तुम लोगों को बताता हूं, एक मेरी जान पहचान में मेरा दोस्त है, उसके बड़े भैया उसके कजिन ब्रदर हैं, मयंक नाम है उनका, वो इंडिया के शायद या इंडिया के 4थे या 5वें एस्ट्रोनॉटिकल फिजिक्स पीएचडी करने वाले पहले के थे, ठीक है, एरोनॉटिकल फिजिक्स से पीएचडी करने वाले 3रे 4थे 5वें, मुझे इतना नहीं पता, ठीक है। उन्होंने उसके बाद में उन्होंने अपनी जब थेसिस जमा की, ठीक है, तो उन्हें अवार्ड मिला। और उस इंसान की अगर तुम स्टैंडर्ड देखोगे ना, मतलब उस इंसान को तुमने सोचा नहीं होगा कि वो वहां से पढ़ा हुआ है, लिटरली वो प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए बंदे हैं जहां पे वो मास्टर साहब ऊन करते हैं, ऊन लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, वहां से पढ़े हुए हैं और नासा जैसी जगहों पे उन्होंने थेसिस जमा की अपनी, ठीक है। नॉलेज क्या, उन्हें 9 IIMs कॉल हैं, 9 इंक्लूडिंग IIM अहमदाबाद, रैंक 1 कॉलेज इन इंडिया, ठीक है। जर्नी मैटर करेगी बॉस, मेहनत कितनी करी है वो मैटर करेगा, एग्जाम रिजल्ट बनेगा ही बनेगा अगर तुमने एफर्ट लिए हैं तो। अब यार लक मैटर करता है, लेकिन लक, अब किसी को ही बोल दे कि 70 नंबर का पेपर था, 70 नंबर का पेपर था, मेरे 5 नंबर आए, लक की वजह से फेल हो गया, हुए लक की वजह से फेल नहीं। लेकिन अगर कट ऑफ है 49.5 और मेरे मार्क्स आए 49.25 आउट ऑफ 70, तो मैं बोलूंगा कि यार 0.25 तो लक था, दिन खराब था तुम्हारा, गलती से हो गई तुमसे। लेकिन क्या इसके लिए लक मैटर करेगा? नहीं, इसके लिए मैटर करेगा आपका हार्डवर्क, आपने किया ही नहीं, आप उस रेंज में ही नहीं आ पाए कि आप सिलेक्शन ले पाओ। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेसिक पहला जो नोट डाउन करने वाली बात है, ट्राई टू फाइंड, पहली पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो वो कि फाइंड 5 इंडिया टॉप 5 कॉलेजेस। क्या पहला पॉइंट रहेगा? इंडिया के 5 टॉप कॉलेज को आज जाके घर पे सर्च मारना है, फाइंड आउट करना है कितनी क्या उनको सीयूटी के थ्रू वो कहां पे मिलेंगे, कैसे है, ये कर लिया। दूसरा जो काम, दूसरा वाला मैं ही कर रहा हूं कि सिलेबस तुम्हारा, दूसरा वाला काम मैं कर रहा हूं, ठीक है। कितना समझाना पड़ता है भाई। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक चैप्टर बचा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली आपका सिलेबस है। ठीक है, अब पिछले कुछ सालों, अभी इतना लंबा तो सीयूटी का एग्जाम हो नहीं गया कि हमें ये पैटर्न पता चल पाए कि कितने कितने एग्जाम आ रहे हैं, बट थ्योरेटिकली बोलो तो इससे 2 से 3, ठीक है, 2 से 3, सिमिलरली 2 से 3, 2 से 3, मतलब इन दोनों से मिला लो तो 4 से 5 सवाल आ जाते हैं। ठीक, कंटिन्यूटी 1 से 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक, डिफरेंस एप्लीकेशन और डेरिवेटिव 1 से 2 सवाल। ठीक, आपका इंटीग्रेशन करीबन 4 से 5 सवाल लाता है ये टॉपिक। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब मैं इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन एज वेल एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को क्लब करके बात कर रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज वेल एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैं दोनों को मिला के बता रहा हूं, तो 4 से 5 सवाल आते हैं। पिछली बार एक सवाल आया था जो बढ़िया सवाल आया था, बाकी तीनों बहुत आसान आए थे। मतलब अगर आपको इतने आसान आए थे कि अगर आपको ढंग से फॉर्म याद है ना तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब हम इस बार जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि हम इंटीग्रेशन को क्लास 12th वाला नहीं पढ़ेंगे कि एक फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर तीसरा फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर बैठ के प्रैक्टिस करें। अगर एक फॉर्मूला पढ़ा तो वो फॉर्मूला जनरेट कहां हुए, जनरलाइज फॉर्म उसकी क्या है, और उससे आगे वाले फॉर्मूले जो तुम्हें छोटे छोटे फॉर्मूले मिलते हैं वो कैसे बने थे ये तक पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तुम लोग पढ़ते हो 1/x² + a² पढ़ते हो ना भाई, dx पढ़ते हो, ये फॉर्म पढ़ते हो, फिर आगे चल के इसी से एक अलग फॉर्म पढ़ते हो ax + bx + c, ये भी पढ़ते हो ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके आंसर को अगर याद रखोगे तो इसका अपने आप बन जाएगा। ठीक, प्रोपोगेंडा ये होगा कि हम कम लर्निंग के साथ ज्यादा ब्रेन वर्क करके कैसे अपने काम को नैरो डाउन करेंगे, किस तरह से हम इस तरह पढ़ेंगे कि हमारा वर्क ज्यादा हो पाए। ठीक है, हमें देखो यार बैल तो हो नहीं कि गधा मजदूरी करनी है। ठीक है, वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमन का काम होता है स्मार्टनेस दिखाना। उसका काम होता है कि भाई जो काम तुम 4 मिनट में करोगे, अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है तो मैं 1.5 मिनट में करके निकल जाऊंगा। तो हमें ये करना है, हमें 110 फॉर्मूले नहीं रट्टा मारने। हमें अगर वो 110 फॉर्मूले 20 से 25 फॉर्मूलों से बन सकते हैं तो हमारा मेन प्रोपोगेंडा होगा 20 से 25 फॉर्मूले रट्टा मारना, ताकि हम 110 बना ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूले बनाने के लिए मैं कोई दूसरी दुनिया बताऊंगा, नहीं कि तुम्हें प्रूविंग बताऊंगा, नहीं, तुम्हें बता दूंगा कि ये वाला यहां डिवाइड कर दो ये बन जाएगा, इतना ही बताऊंगा बस। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 सवाल, वेक्टर 2 से 3 सवाल, 3D 2 से 3 सवाल, लीनियर प्रोग्रामिंग 1 से 2, प्रोबेबिलिटी 2 से 3, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 सवाल। कुछ ऐसा एफर्टलेसली चलेगा तो 40-45 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि चलो ठीक है सर, आपने सिलेबस बता दिया, हमें सिलेबस समझ में आ गया, आपने बता दिया हमें कि कैसे कैसे ये कौन कौन से हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहाँ तक पढ़ें हम। आप मेरी एक बात ध्यान रखना, ये लिखना उखना तो किसी को कुछ है नहीं, पता होगा ही सबको, सब लिखना उखना तो नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है, मेरे को कम लाइट लग रही है, तुम लोगों को भी लग रही है, मेरे को कम लाइट लग रही है, तुम लोगों को भी लग रही है, अच्छा तभी कम। ठीक है, या अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कि चलिए सर हमें ये समझ आ गया सिलेबस ये है, तो अगला आता है हम पढ़ें कहाँ तक, कौन से स्टैंडर्ड तक। सबसे पहली बात होती है आपको अपने 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ना है, इससे ऊपर नहीं पढ़ना है। यू इवन डोंट नीड टू सॉल्व IIT JEE मेंस क्वेश्चंस, नहीं करना बॉस, आता ही नहीं। कोई ज़रूरत है क्या PhD करनी है क्या इसी साल? नहीं करनी है ना बॉस, वो तो आगे फ्यूचर में करेंगे। अभी तो हमें बेसिकली हमारा प्रोपेगेंडा अभी 8 महीने का क्या है कि 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन भर जाए, कॉलेज पहुंच जाए, अच्छे कॉलेज पहुंच जाए। हमारा बेसिक प्रोपेगेंडा ये है, और इसे ध्यान रखो
कि अगर तुम सो भी तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए भाई DU जाना है, BHU जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। क्लियर है बात मेरी? तो स्टैंडर्ड ये है। अब सर यहां तो आते थे रिटन सवाल, हम तो MCQ डील कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम बताते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कोचिंग से कंटेंट मिलेगा, कम लगे तो आप फिर से बोलना मेरे से, हम वहां से प्रोवाइड करवाएंगे आपको कंटेंट। ठीक है, कंटेंट वाइज आप बहुत स्ट्रांग हो, कंटेंट आपको मिलते जाएंगे। आप 10 सवाल लगा लोगे, 2 सवाल मैं घर पे बैठ के लिख दूंगा, बोले वो तुम वो दोनों लगाना बैठ के। ठीक है, अगर आप पढ़ पाओ, अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो कंटेंट आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल ये है असल एक्चुअल जो आपके सिलेक्शन और आपकी सक्सेस और अनसक्सेस के बीच का जो बहुत बड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा हुआ है, वो ये भाई साहब है, कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताता हूं। मैं लिखता हूं -a प्लस लिखता हूं a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा है मान लो, या ऐसे लिख दो, यहां लिखा है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बंदा है पता है क्या लिखता है, बंदा लिखता है x इंटू एक्स प्लस 1 x इज इक्वल्स टू -1। ये उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर, ये उसकी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको आप इस अभी मोमेंट पे क्या कर सकते हो, लग के दूर कर सकते हो। अभी आपके पास वो टाइम है, अभी अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो उन्हें लगोगे तो सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आज के 5 महीने बाद आप सोचोगे आप सिली मिस्टेक्स दूर करोगे, आप ये वाली प्रॉब्लम करोगे, तो आप फेल हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्सेप्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो क्या है, कॉन्सेप्ट। आप कितने क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट के साथ जब प्रैक्टिस बनता है तो ये बनता है डेडली कॉम्बिनेशन। ये क्या है, डेडली कॉम्बिनेशन, कि भाई इस बंदे का तोड़ नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाया, आपने जाके 100 सवाल हर चैप्टर से लगा दिया, 100 क्वेश्चंस लगा दिया। अब ऐसा 100 क्वेश्चन नहीं, अब सुनो 100 क्वेश्चन में भी बंदे कैसे पढ़ते हैं वो भी एक बात बताता हूं। मान लो एक सवाल आया f इक्वल्स टू BIL, सेंटेंस खत्म किया था हम लोगों ने, जिसमें f निकालना होगा। दूसरा सवाल करेंगे जिसमें करंट निकालनी होगी, तीसरा सवाल करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, चौथा सवाल करेंगे जिसमें थीटा निकालना होगा। तो ये 4 सवाल नहीं हुए, ये बेसिकली कितने सवाल हुए, 1। ये कितने सवाल हुए, 1, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट को यूज करके 4 सवाल लगाए, आपने 4 अलग कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए। तो मतलब आपका मेन 100 सवालों का मतलब है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं उन पर बेसिक सवाल अगर बने हैं तो होने चाहिए, अगर बने हैं तो होने चाहिए। क्लियर है बात मेरी? तो पहली प्रायोरिटी में कौन आएगा, कॉन्सेप्ट, एंड दूसरी प्रायोरिटी में कौन आएगा, उस कॉन्सेप्ट पे लगने वाले सवाल। क्योंकि मैं 2 उन सब्जेक्ट्स का टीचर हूं आपके लिए अभी के लिए फिर फॉर्मली, जो सबसे तगड़े हैं, फिजिक्स और मैथ्स। मैथ्स तो भी तुम्हारी ठीक ठाक होगी, फिजिक्स तुम्हें जीने नहीं देती, फिजिक्स तुम्हें सांस नहीं लेने देती। उसका एक बेसिक सा रीजन है कि फिजिक्स में सब कुछ है, थ्योरी है, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब मैथ्स में केवल मैथ्स है, केमिस्ट्री में केवल थ्योरी है, मतलब हैं 1-2 चैप्टर हैं जिसमें है मैथ्स, लेकिन बेसिकली 99% केसेस में फिजिक्स उतनी तो मैथ्स नहीं आती ना। ठीक, इंटीग्रेशन तो वहां नहीं लगेगा लेकिन फिजिक्स में लगेगा ना बॉस। केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा, उसमें dy/dx तो नहीं निकालोगे, लेकिन फिजिक्स में निकालोगे ना। तो कॉन्सेप्ट, ठीक, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं फिजिक्स का टीचर हूं या मैथ्स का टीचर हूं इसलिए ये बहुत टफ है, नहीं। सब्जेक्ट सारे टफ होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कि बंदा कौन सा पढ़ रहा है बैठा है सामने। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे सारे स्ट्रांग है। प्रॉब्लम एक आती है और वो ये आती है कि फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा वर्क करना है, फिजिक्स और मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने 2 सवाल लगा लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 2 कॉन्सेप्ट दिया, आपने एक सवाल लगा के छोड़ दिया, तो क्या वो कॉन्सेप्ट कभी आपके ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे अगर तुमने 20 सवाल लगा लिए तो। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, तुम लोगों को टेबल लिखनी आती होगी, सबको आती होगी,
बचपन में टेबल कैसे याद किया था? रट्टा मार के 19 1 19 19 1 19 19 1 19 19 1 19, तब टेबल याद हुई थी। ठीक, आज तुम्हें टेबल याद करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी वो जो 19 1 19 याद किया था ना, उसको तुमने कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर लिया। अब तुम्हें पता है मल्टीप्लाई ऐसे होता है, धाड़ धाड़ धाड़, काम खत्म। पता है ना कि भाई 19 8 जा, जैसे ही तुमसे कोई पूछता है 19 8 जा, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आता है 19 इंटू 8 विच इज 152, हो गया। बात समझ में आ रही है? तो प्रोपोगेंडा मेरा ये है, सिंपल सी बात ये है कि पहले कॉन्सेप्ट, जब हमने रट्टा मारा तो हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं था, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें कॉन्सेप्ट पता हो गया, और जब हमने उस कॉन्सेप्ट पे काम किया तो क्या प्रैक्टिस करी, क्या अब वो गलतियां होती हैं जो बचपन में हुई थी? एक बहुत अच्छा एग्जांपल, पहली क्लास के बच्चे से बोलो 2 + 2 जोड़ो, तो गलती करेगा? गलती करेगा। आज क्या तुम 2 + 2 जोड़ने में गलती करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने उसकी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो, डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में कर चुके हो ना, तो इस वजह से तुम वहां पे गलतियां नहीं करते। तो जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जब गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो एक्यूरेसी अपने आप क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। आई बात समझ? तो हमारा बेसिक प्रोपोगेंडा होगा, अब अगर हमारे पास 13 सवाल हैं, 13 चैप्टर्स हैं, तो मोटा मोटा लेके चलें तो हर चैप्टर से हमें 150 क्वेश्चंस लगाने हैं। कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? 150। अभी कॉपी में लिख लो कि आज से मैं घर जाऊंगा, एक फ्रेश कॉपी बनाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा? घर जाऊंगा, एक फ्रेश कॉपी बनाऊंगा, और फ्रेश कॉपी बनाने के बाद कॉपी पे नंबर 1 सवाल डालूंगा, पहला सवाल लगाऊंगा, दूसरा डालूंगा, दूसरा लगाऊंगा, तीसरा डालूंगा, तीसरा सवाल लगाऊंगा। ऐसे करते 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 13 इंटू 150, 13 इंटू 150 कितना होगा? 1950। 1950 सवाल मुझे पूरे इस सेशन लगाने हैं मैथ्स में। एक चैप्टर से 150। अब तुम सोचो, एक चैप्टर खत्म करने में हमें 2 वीक लगता है। ठीक है, 2 वीक लगता है। 2 वीक मतलब मोटा मोटा लेके चले 15 दिन। 15 दिन हो गया। अगर हर दिन 10 सवाल लगाऊं तो क्या 150 सवाल नहीं लग सकते? हर दिन अगर 10 सवाल लगाऊं तो 150 सवाल लगा सकते हैं। अगर मैं 150 सवाल एक चैप्टर में लगा लूंगा तो मुझे मास्टरी आ जानी चाहिए उस चैप्टर से रिलेटेड। उस चैप्टर से रिलेटेड अगर मैंने मास्टरी कर ली तो मेरे से सवाल गलत पेपर में होने वाला नहीं है। तो हो गया ना? ठीक, तो ऐसे मत सोचो कि 150 सवाल आज ही बैठना है और 150 लगा के निकलना है। नहीं, अगर आपका एक चैप्टर 10 दिन चलता है तो आपको उन 10 दिनों की ड्यूरेशन में वो 150 सवाल लगाने हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, तो हमारा मेन टारगेट जो अब यहां से शिफ्ट होता है वो क्या हो जाएगा? 1950 इज अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये हमारा अब टारगेट होगा कि हमें 1950 सवाल लगाने हैं इस सेशन में बिफोर द मे से पहले पहले 1950 सवाल लगाए, प्लस मॉक पेपर्स। सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगेंगे तो घर पे बैठ के लगाना। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो तुमने हर चैप्टर से अगर 150 सवाल लगा रखे तो 150 से बाहर तो आएगा नहीं। तो थ्योरेटिकली जो इंसान पहली बार सवाल देख रहा है और जिसने वो सवाल लगा रखा है उससे आप तेज हो जाओगे, तो आपके बीच में टाइम गैप बन जाएगा, और जो टाइम गैप होगा वो तुम्हें औरों से क्या कर देगा? आगे। और हमारा प्रोपेगेंडा औरों से आगे ही जाने का है। सिंपल सी बात समझ आई? अगर मॉक्स वगैरह सबको लेके चलोगे तो ये जो नंबर पहुंचेगा वो अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाएगा आपका 2500 क्वेश्चन तक। इतने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अगर आपने सारे मॉक्स के सवाल लगाए, सारे क्वेश्चंस लगाए, तो आप इतने तक पहुंच जाओगे। और इतने तक पहुंचने के बाद अगर तुम फेल हो गए ना तो मैं पढ़ाना तो बंद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम फेल हो जाओ। आई बात समझ? मैथ्स में कोई डाउट है तो अभी एक बार सोच लो, पूछ लो। मैं जितने डाउट्स तुम्हें सीयूटी से रिलेटेड होंगे मैं खड़ा हुआ हूं, सारे कवर कर।
मैथ्स का फॉर्मली पेपर आपको यही तो दिक्कत है कि तुम लोगों ने पेपर ही नहीं देख रखा है। देखो जरा, मैंने ग्रुप पे पेपर भेजे हैं। क्या नाम है उसका यार, ग्रुप का? देखो आपके पास पीडीएफ गई है पेपर? किसने दिया था लास्ट ईयर? आपने दिया था? अच्छा, इसी ईयर दिया था। नहीं बेटा, दो सेक्शंस हैं, अगर आप पहले वाला सेक्शन देखोगे तो मैथमेटिक्स। हम्म। आप लोग एक मिनट देखना, मैं पानी
अच्छा देखो, पेपर को जो अभी तक जो पेपर चला तुम्हारा वो बेसिकली कितने फेजेस में चला? टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वो करीबन 15 सवाल रखता है अपने पास, विच इज़ नोन एज अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। दूसरा सेक्शन आता है जिसमें 2 होते हैं, B1 और B2। B1 हैज़ 35 क्वेश्चन, उसमें 35 सवाल होते हैं, ठीक है, और 35 सवाल में 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 35 में कितने? 25। और जो दूसरा तुम्हारा आता है प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें भी आपको कितने सवाल करने होते हैं? 25। टोटल का सवाल कितने करने हैं? अच्छा पागल होता है, 65, 25, 25, 15, टोटल कितने क्वेश्चन? 65, ठीक है। हाँ भाई 25, 25, 15, ठीक है। अच्छा अगर मान लो इन केस ऑफ मेरे को लगा कि मैं 25, जैसे कभी कभी होता है ना बंदे ज़्यादा कर जाते हैं, तो भाई साहब अगर आपने ज़्यादा किए ना तो पहले 25 ही चेक हो जाएंगे, उनमें अगर मान लो 25 के 25 गलत है तो वही 25 सेलेक्ट चेक हो गए। आई बात समझ? मतलब अगर तुमने पहले जैसे 25 सवाल लगाए, 1 से 25 तक करते चले गए, अब सवाल तो 35 थे, तुम फ्लो में मारते चले गए 35 तक, तो पहले 1 से 25 तक ही चेक होंगे, बाकी 10 मान लो तुम्हारे सही है लास्ट वाले, तो वो गलत हो गए, उन्हें चेक ही नहीं करेगा। माइनस नहीं होंगे लेकिन मतलब वो चेक नहीं होंगे, पहले 25 ही सवाल चेक होते हैं, काउंट ही नहीं होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। समझ आई? सम पैटर्न समझ में आया? 15, 25, 25, समझ आई बात? कितने मिनट टोटल करने के लिए? 60। कितने मिनट? 60। अच्छा नहीं गलत बोला मैंने, 15 प्लस 25, 15, 25, 25 नहीं, 15 प्लस 25। सेक्शन जो बी आएगा उनमें से कोई एक सेक्शन करना होगा जिसमें कितने सवाल करने होंगे? 25, और पहले वाले सेक्शन से कितने करने होंगे? 15। एग्जाम जो तुम्हारा है वो बेसिकली चलता है ऐसे, सेक्शन बेसिकली एक होगा आपके पास ए और एक होगा आपके पास बी, इसमें कितने सवाल आएंगे? 15 सवाल, ये कंपलसरी है करने, ठीक है, ठीक। यहां पे आपके पास आएंगे 35। अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये, हाँ हाँ भाई भाई, हाँ हाँ ठीक। और इसमें आपके पास 5 कितने सवाल करने होंगे? 25। तो टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? 40। कितने मिनट्स तुम्हारे पास हैं? 60। मतलब मोटा मोटा लेके चलेंगे तो 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड में एक सवाल निकालना है, जिसमें इंटीग्रेशन अगर ढंग का आ गया ना तो 1 मिनट में तो नहीं निकाल पाओगे, 1.5 मिनट में, ठीक। तो मतलब कहीं से समय बचाना है और कहीं इन्वेस्ट करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? प्रॉब्लम और कोई सवाल किसी का भी? क्लियर है? ये याद रहेगा, कुछ कुछ दिन पे मैं पूछता रहूँगा कितने सवाल करने हैं, और कुछ कुछ हफ्तों महीनों में तुमसे को ये बोल दूंगा कि जरा अगली बार जब आना तो कॉपी लेके आना अपनी, मैं चेक करता रहूँगा कितने सवाल तुमने किए हैं। अभी तो नहीं, वरना मैं बैंक जब मैं लास्ट टू लास्ट आज के 2 साल पहले जब मैं डिफेंस वालों को पढ़ा रहा था, मतलब NDA वालों को, वहाँ भी मैंने मैथ्स पढ़ाई है, तो उनमें एक रूल बना दिया था, बाहर एक बंदे को बैठा देता था, कॉपी चेक करो। तो बताया क्या होता था उनमें? मैंने रूल बना दिया था कि जब पेपर 2 महीने बचा तो हमने रूल बना दिया था कि हर दिन तुम्हें 70 सवाल करके आने, अगर किसी ने 69 किए होते तो वापस भेज देता। मतलब ऐसा हुआ है कि एक क्लास की स्ट्रेंथ रही है 45-50, और उस क्लास पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जब एंटर करें तो 3 या 4 रहे, बाकी सब वापस गए। और ऐसा करने में से पता है लास्ट में क्या हुआ? उसमें सबसे ज़्यादा मैथ्स के नंबर आए, उस सेशन सबसे ज़्यादा मैथ्स के नंबर आए। मुझे समझ आ चुका था ये आने नहीं देगा। और सबसे पहली क्लास मेरी होती थी तो सुबह 7 बजे, बंदा आधी नींद में आता था, फिर उसे वापस भेज दो। तो ये होता है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ, विच इज़ फिजिक्स।